हेलो एवरीवन, पीकेबी रीड 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम करेंगे सीटेट दिसंबर 2018 लेवल 1 के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन। मैथ्स पेडागोजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसके क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस इस हम वीडियो में करेंगे। ये हमारा मॉक नंबर 31 है, तो चलिए शुरू करते हैं। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। बच्चे क्या प्राथमिक कक्षा में क्या गणित सीखते हैं उसका आकलन करते हुए किस चीज पर नहीं होना चाहिए, किस चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी गणितीय अवधारणाओं को समझना। भाई इसकी तो असेसमेंट होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स लैंग्वेज। हाँ, बच्चा मैथ्स की लैंग्वेज कैसे सीख लेता है, जैसे कंपैरेटिव टर्म्स में ये बड़ा है, ये छोटा है, इक्वल टू न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, तो ये तो हमें करवानी है और इसकी असेसमेंट भी हमें करनी है, तो ये तो अपने आप में सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा, प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। भाई सटीकता जो है ना, उसको डेवलप करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और एकदम उस पर आप फोकस करेंगे यानी सही आंसर दे, एग्जैक्ट आंसर दे, तो उससे जो कहीं ना कहीं आपकी जो बच्चे की कंसेप्चुअल लर्निंग होती है ना, वो हिंडर होती है, क्योंकि बच्चा सिर्फ फिर सही आंसर पे फोकस करने लग जाता है। वही चीज़ पे ध्यान देना कम करने लग जाता है कि सही आंसर आया तो कैसे आया, तो क्या उसका प्रोसीजर था, क्या क्या आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट थे, और उसके एरर्स जो होते हैं वो तो और बताते हैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट में कहाँ कमी हो रही है। तो प्रिसाइजनेस पे इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में फोकस नहीं देना चाहिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो यही इसका आंसर है। फोर्थ भी देख लेते हैं मगर, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स। हाँ, असेसमेंट हमें करनी चाहिए कि बच्चे की रीजनिंग स्किल्स, बच्चा जो कोई आंसर दे रहा है तो उसमें वो क्या रीजनिंग दे रहा है, क्या वो तर्क दे रहा है, तो उसके बारे में टीचर को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको असेस भी करना चाहिए। तो ये अपने आप में सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। इस पर हमारा आकलन करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान हमें नहीं करना चाहिए। What sequence of the following instruction should be followed in development of a mathematical concept in elementary classes? आपको एलिमेंट्री क्लास के अंदर, यानी कि एक आपका प्रारंभिक कक्षा है, उसमें गणित का कैसे कैसे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा, तो आपको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश देना है, तो उसमें क्या क्रम होना चाहिए वो देखना है। सबसे पहला, पिक्चर्स ड्रॉ करना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना, प्रोवाइड करना एक्सपीरियंस, एक्सप्लेनिंग थ्रू लैंग्वेज। अब देखिए, हम इसको बड़ी अच्छी तरह से एक फ्रैक्शन के टर्म्स में ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आप टीचर जो है वो प्रोवाइड करेगी बच्चे को एक्सपीरियंस, यानी उसने बहुत सारा सामान दे दिया, ये दिया 3 सामान दिए, 3 में से 1 चुन लिया। अगर आपने 6 सामान दिए और आपको 1/3 दिखाना है तो बच्चे ने 2 चुन लिए, इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शन वो भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया, प्रोवाइड किया एक्सपीरियंस, उसके बाद क्या किया, एक्सप्लेन किया, उसे अपनी भाषा में समझाया उसको, ठीक है, एक्सपीरियंस देने के बाद। तीसरे लेवल पे क्या किया, पिक्चर्स के थ्रू उसे करवाया, पिक्चर जैसे कि उसको ये दिखाई कि ये हमारा है, इसमें आपको 1/3 शेड करना है, तो बच्चे ने ये पोर्शन शेड कर दिया, ठीक है। और चौथे नंबर पे जाके आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी कि अंश जो है वो 1 है और हर जो है वो 3 है। आपने डिनोमिनेटर नीचे आता है, न्यूमरेटर ऊपर आता है, और 3 में से 1 भाग लिया है, तो ये 1/3 है। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट को लेकर आप ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, और उनको आप जो है फिर ढंग से नंबर कर पाएंगे। तो ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, पहले आना चाहिए 3, ठीक है, फिर आना चाहिए 4, फिर ठीक है, फिर आना चाहिए 1 और फिर आना चाहिए 2, तो हमारा इसका आंसर आ गया सेकंड। एक बच्चा जो है वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है 2 नंबर के, ऐसे 83 में से 27 घटा रहा है, तो उसने क्या किया, एक बड़े नंबर से छोटा नंबर घटा दिया, 7 में से 3 घटा दिया, 4 लिख दिया, 8 में से 2 घटा दिए, 6 लिख दिया। तो कहीं ना कहीं बच्चे को प्लेस वैल्यू की बात नहीं पता है, बच्चे को ये नहीं पता है कि मैं 3 में से 7 नहीं घटा सकता, मुझे ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर घटाना है, तो ऐसे ही कोई भी बड़ा है उसमें से नहीं कर सकता। तो बच्चे को बोरो का कंसेप्ट कि ये 7 टेंस हो जाएंगे और 10 टेंस, ये 3 वंस उधार ले लेगा और ये बन जाएगा 13। तो ये बोरोइंग प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे को नहीं आ रहा है, वो सिर्फ जो है बड़े से छोटे की सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तो अब हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं। द चाइल्ड हैज़ मिसकंसेप्शंस अबाउट द प्लेस वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा बोरो नहीं कर पा रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है इक्विवेलेंस की
जो हमारे 10 वंस होते हैं, यानी 10 इकाई मिलकर एक दहाई बनाती हैं। तो वो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसकी गलती हो रही है। यही इसका आंसर है। दूसरा, चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाया जाए। भैया देखो, घटा तो वो कर रहा है ना, 7 में से 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, मगर प्लेस वैल्यू के तहत कैसे करना है वो उसे नहीं आ रहा है। तो ये भी नहीं ऑप्शन है। बच्चा 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, जानता तो भैया गलती ही ना होती, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यह एक गलती है और उसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। भाई बार बार अभ्यास जो है उससे कैसे सुधार होगा, जब तक उसे कंसेप्ट जो है बोरोइंग का, प्लेस वैल्यू का ही समझ में नहीं आएगा, तो बार बार वो सेम गलती करेगा, उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो हुई नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिस से ही नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत नहीं है, गलत है। और ये हमें देखना चाहिए कि आप कोई कॉन्सेप्ट दिखा दे, आपने अच्छी तरह सिखा दिया, फिर आप एम्पल अपॉर्चुनिटी देते हैं ना प्रैक्टिस की, तो वो कॉन्सेप्ट की दृढ़ता बनती है। मगर गलती को ना समझा के और बार बार उसकी प्रैक्टिस देने से कोई मदद नहीं होगी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। अधिगम और आंकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित करना है। तब भाई सबसे पहले ये व्यवस्थित करना है लर्निंग का और असेसमेंट का। अधिगम क्या है? अधिगम जो है ना भाई, वो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी कि डिजायरेबल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आप जो है वांछनीय व्यवहार परिवर्तन जो करना चाहते हैं ना, वही अधिगम है। असेसमेंट, आंकलन, आंकलन आप करते हैं कि कितना हुआ, कितना व्यवहारगत परिवर्तन हुआ, तो वो असेसमेंट है। ठीक है। अब इसके अंदर हम चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। अब भाई देखिए, कभी भी ये लाइन में लगाने वाले होते हैं ना, अरेंज वाले, तो इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले मोटा मोटा एक बार आप पढ़िए, और फिर जब आप दोबारा करेंगे ना, तब इनको आप लाइन में लगाने की कोशिश कीजिए, यानी क्रम में लगाने की। आप एकदम से लगा देंगे कि यही होता है, ये मैंने पढ़ा है, ऐसे नहीं चलेगा। चारों को सरसरी निगाहों से ऑप्शन को देखकर और फिर उन्हें अरेंज करना शुरू करना, ये तरीका होता है इन हायरार्की में लगाने वाले या नंबर में लगाने वाले क्वेश्चंस का। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेट करना असेसमेंट के साथ। ठीक है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करना, टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट। अब प्लानिंग और ऑर्गेनाइज आप करना चाहते हो। ठीक है। इसके बाद तो भाई सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ में आप प्लानिंग करते हैं तो ये 1 हो सकता है। ठीक है। डेवलप करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये तो एंड में करते हैं। रिपोर्ट और कम्युनिकेट करना फीडबैक, बच्चों की लर्निंग का और प्रोग्रेस को पेरेंट्स को, तो वो सबसे एंड में होगा, तो ये 4 नंबर हो गया। प्रोग्रेस रिपोर्ट उससे पहले होगी, आप रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और उसके बाद ही तो पेरेंट्स को देंगे। और आपने प्लानिंग और ऑर्गेनाइज कर लिया कि कैसे कैसे मैं शिक्षण अधिगम करवाऊंगी और कैसे कैसे मैं असेसमेंट करूंगी। फिर आपने क्या किया, शिक्षण करना शुरू किया और साथ के साथ आप जो है आंकलन करने लग गए। ठीक है। तो ये नंबर 2 हो गया। तो भाई अब हमने लगा लिया, पहला आएगा 2, ठीक है, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4। ये इसका आंसर है। इस तरीके से कीजिए। देखिए, प्लानिंग किसी भी चीज़ की, हर्बर्ट ने भी कहा था कि आप लेसन प्लान कोई भी करते हैं, इकाई योजना, तो आप सबसे पहले प्लानिंग करके क्लास में जाते हैं कि ये मेरा चैप्टर है और ये मेरे को इसके उद्देश्य अचीव करने हैं। ये पढ़ाने के बाद बच्चे को ये आना जाना चाहिए। तो टीचिंग जो है वो एक प्लान एक्टिविटी है। आप एक प्लान बना के टीचिंग, एक टीचर जो है वो किसी कक्षा में आते कि आज मैं ये करवाऊंगी और ये बच्चों को कोशिश करूंगी कि ये कॉन्सेप्ट आ जाए, ये स्किल की डेवलपमेंट हो जाए। एकदम से जाके डेलिब्रेट जानबूझ के और जो है कि टीचर सिर्फ बिना प्रिपरेशन के आ जाए, तो ऐसे टीचिंग नहीं हो पाती। थोड़ा प्रिपरेशन करना एक बहुत नेसेसरी स्टेप है। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? अब देखिए, रोमन अंक क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रोमन अंक जो होते हैं ना, आपने देखा होगा जो हमारी क्लासेस हम ज़्यादातर लिखते हैं ना, 1st, 2nd से 3rd, 4th, 12th तक, तो हम रोमन अंकों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मगर बहुत बड़े बड़े नंबर लिखने के लिए 1000, 2000, क्या हम रोमन अंकों का यूज़ करते हैं? नहीं करते, क्योंकि रोमन अंक जो है ना वो सिर्फ 7 लेटर को देख के बनाए गए हैं, 7 लेटर से मिलकर बने हुए हैं। देखिए 7 लेटर हो गया, ये दिखाता है 1 को, ये दिखाता है 5 को, ये दिखाता है 10 को, ये दिखाता है 50 को, ये दिखाता है C 100 को, D दिखाता है 500 को और M दिखाता है 1000 को। और इन्हीं के कम्बिनेशन से लेके नए नए नंबर रोमन संख्या में बनाए जाते हैं। मगर यहाँ पर शब्द, ये जो लेटर है, इनको इधर उधर करने से नंबर बनाए जा रहे हैं। मगर प्लेस वैल्यू का अपना कॉन्सेप्ट, जैसे कि जो हमारा हिंदू अरेबिक है वो 10 प्लेस वैल्यू पे आधारित है, यहाँ पे कोई प्लेस वैल्यू पे आधारित नहीं है।
और यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं नंबर लिखने के लिए। देखिए, एक ये किया जाता है कि कोई भी संख्या है ना वो 3 बार रिपीट हो सकती है, उसके बाद रिपीट नहीं हो सकती। आप ये देखिए कि जैसे कि आपने यहाँ लिखा 8, तो आपने ये डंडे है ना ये 3 बार रिपीट किए। अब 9 लिखने के लिए आप 1 2 3 4 ऐसे 4 बार 1 नहीं लिख सकते, आप एक अंक को 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो 8 9 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अब 9 को लिखने के लिए 10 ऐसे लिखा जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक घटा देंगे। तो ये सब्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल जो होता है ना, सब्ट्रैक्टिव नोशन, इस पे काम करता है। अब आप देखिए कि ये है 20 और हमें 19 लिखना है। अब यहाँ पे जो है हमने ऐड कर दिया, 10 में 9 ऐड कर दिए, ठीक है। मगर यहाँ पे जो है हमने एक सब्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल को यूज कर लिया। तो इस तरीके से जो है रोमन्स ने इस नोशंस को यूज कर लेते हैं वो, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं सब्ट्रैक्टिव प्रिंसिपल। एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, वो है विनक्यूलम। विनक्यूलम जो होती है ना, इसका मतलब है बार। बार का मतलब ये है, रोमन मिडल एजेस में आते आते जो हमारा रोमन न्यूमरल्स थे उसमें विनक्यूलम यानी बार को यूज किया जाने लग गया। बार का मतलब होता है 1000 से गुना कर देना। यानी अगर किसी चीज पे बार लगा हुआ है, जैसे कि 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 5 इंटू 1000 5000, ठीक है। जैसे इन एग्जाम्पल में देखिए 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 6 को 1000 से गुना कर देंगे 6000। और ये जो बार है ना, इसको विनक्यूलम भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 20 30 और 30 में हमने 5 ऐड किए 35। तो 35 को जब आप 1000 से गुना करोगे तो 35000। और अब देखिए, अब इसमें पूरे पे नहीं लगा हुआ हमारा विनक्यूलम, हमारा किस पे लगा हुआ है, हमारा लगा हुआ है, आप देखिए 10 20 25। 25 को फिर हमने 10 से गुना कर दिया, 25 को फिर हमने 1000 से गुना कर दिया, आ गया हमारा 25000। और 25000 में फिर हमने क्या ऐड किए 7, तो ये आ गया हमारा 25007। मगर ये काफ़ी डिफिकल्ट है इस तरीके से लिखना और इस तरीके से कैलकुलेशन करना, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लेटर्स आ जाते हैं। तो इसलिए रोमन न्यूमरल्स अब इतने यूज़ नहीं किए जाते हैं। सिर्फ बेसिक छोटी चीज़ों को दिखाने के लिए, जैसे पहली से 12वीं आप क्लास में नोट करते हैं तो क्लास को इस तरीके से दिखा देते हैं। मगर बड़ी बड़ी क्लासों में आपने देखा होगा कि BA MA उनको इस तरीके से नहीं दिखाते। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि रोमन अंक जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्लेस वैल्यू, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल हो जाता है। यही इसका आंसर है। प्लेस वैल्यू नहीं है ना, अपने यहाँ तो प्लेस वैल्यू है। ये जो है ये इकाई है, ये जो है दहाई है, ये जो है ये सैकड़ा है। और इसको हम कैसे खोल के लिखेंगे अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा होगा, यानी सैकड़ा 100, 2 दहाई यानी 2 इंटू 10 20 और 3 इकाई, और हमने लिख दिया 123। कितनी आसानी से हमने ऐड कर दिया। अब यही चीज़ अगर हमें रोमन में करनी हो तो कितना मुश्किल हो जाता है, और आप इस तरीके से कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें प्लेस वैल्यू तो है ही नहीं। रोमन न्यूमरल डिफिकल्ट है याद करने के लिए, याद करने के लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो तो 7 लेटर से ही बन रहे हैं। बात यह है कि उनके साथ काम करना मुश्किल है। द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अब भाई फॉर्मेशन करना नंबर वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क तो है ही, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। तो वो मेन ये है कि वो जो है वो प्लेस वैल्यू को नहीं लेते, तो ये भी आंसर नहीं है। बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट और रोमन न्यूमरल के बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कहीं ना कहीं बच्चों को ये बताते तो हैं, ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, तो वो 7 लेटर तो हम हर बच्चे को सिखा ही देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। एक टीचर एनकरेज करती है बच्चों को अपनी क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी चीज़ की बारे में बताना, ठीक है, भौतिक गुण बताना, अराउंड देम इन देयर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में बताने के लिए। अब टीचर जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करेगी ऐसी एक्टिविटी के साथ। देखिए, पहला, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। भाई ये खाली समय की एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत अच्छी लर्निंग एक्टिविटी है, सिर्फ टाइम पास करने वाली एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए 1 ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि डम शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। ये एक खेल नहीं है। हाँ, इसमें मैथ्स को इंटरेस्टिंग वे में तो जरूर आप यूज कर रहे हो, मगर सिर्फ खेल की तरह से नकार देना और इससे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ना लेना वो गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा,
यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। बिल्कुल सही है, बच्चा है अनौपचारिक रूप से। अब बच्चे को आप सीधा बोल दोगे कि बेटा ये जो है ये इसके बारे में बताओ ये क्या है, और आप यूँ सोचोगे कि आपने एक बार बता दिया कि बच्चे ये ट्रायंगल है। ऐसा नहीं है, आप जो है बच्चों को ऐसी शेप्स देंगे बहुत सारी और बच्चा बोलेगा ये 3 साइड की 3 भाई ये साइड है और ये क्लोज फिगर है तो ये एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल जो है ना ये मैडम मैंने आपके ईयरिंग्स में भी देखा है कि आपने ऐसे ईयरिंग पहन के आते हो। तो बच्चा इनफॉर्मली ऑब्जर्व कर रहा है ना और उन चीज़ों को रिलेट कर पा रहा है, तो वही उसके कॉन्सेप्ट की सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और वही उसकी शेप की अंडरस्टैंडिंग यानी आगे जाके फिर उसकी ज्योमेट्रिकल स्किल्स डेवलप करेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक यूजफुल एक्टिविटी है इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों को शेप, इंट्रोडक्शन के लिए नहीं। आप सारा टाइम इसको यूज कर सकते हो, सिर्फ इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी नहीं है। आप बाद में भी बच्चा जो है उसको प्रेरित कर सकते हो कि आप घर पर भी देखना, तो होम टास्क की तरह भी आप यूज कर रहे हो, सिर्फ इंट्रोडक्टरी की तरह यूज करके इसे नहीं छोड़ना। इसको मैथ्स का को पार्ट बनाना है लाइफ का बच्चे की, तो उस सेंस में देखना है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाला गणित, यानी अशिक्षित दुकानदार है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, ठीक है, मगर वो जो है गणित तो आता है उसे। वो अगर उसे 90 रुपए देने हैं तो वो कहेगा 100 में 10 कम, ठीक है। वो सीधा लिख नहीं पा रहा मगर क्योंकि वो इलिटरेट है, मगर वो ये गणितीय गणना तो कर रहा है। तो ऐसा मैथमेटिक्स जो कि इलिटरेट शॉपकीपर यूज करता है, क्या वो यूजफुल नहीं है मैथ्स क्लासरूम में? नहीं भाई, वो मैथ्स क्लासरूम में यूजफुल है। वो इस सेंस में यूजफुल है क्योंकि वो इनफॉर्मल एल्गोरिदम यूज कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 100 में 10 कम, 50 में 40। तो इस तरीके से जो इनफॉर्मल एल्गोरिदम होते हैं ना वो अर्थमेटिक को काफी बढ़ाते हैं। आप सिर्फ जैसे कि हम बच्चे को कहते हैं कि 100 में आप 100 जोड़ो तो 0 से 0 जोड़ दी, 0 से 0 जोड़ दी, 1 से 1 जोड़ दिया। इस तरीके से हम प्रोसीजरल नॉलेज पे तो फोकस करने लग जाते हैं और एल्गोरिदम में कि ये तरीका है करने का। मगर हम अगर इनफॉर्मल एल्गोरिदम जैसे कि बच्चा एस्टिमेट कर पाए और उनको यूज कर पाए तो उससे वो गणित उसे बोझ नहीं लगेगा और वो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस होके नहीं रह जाएगा कि इस तरीके से करना है। अगर तरीका भूल गया तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि तरीके के साथ साथ ये देखना है कि गणित तो वो वैसे भी कर रहा है, ये इलिटरेट शॉपकीपर भी कर रहा है, वो भी गणित कोई प्रयोग कर रहा है। गणित सिर्फ फॉर्मूले का नहीं है, फॉर्मूला भूल गया तो मैं गणित ही नहीं कर सकता। तो ये सोच दूर निकालनी है। तो इसलिए इलिटरेट शॉपकीपर की संबंधित जो यूज कर रहा है उसको क्लास का पार्ट बनाया जा सकता है और उसको देखा जा सकता है कि किस किस तरीके के इनफॉर्मल एल्गोरिदम्स होते हैं और क्या क्या उनके यूसेज है। वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। भाई सभी गणितीय प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व नहीं होगी, आपका एल्गोरिदम तो सिखाना पड़ेगा, मगर हाँ ये यूजफुल है। ये भी नहीं हो सकता कि क्योंकि इसने कहा कि ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तीसरा, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। भाई शुद्धता, करेक्टनेस, वो सही तो कर ही रहा है, वो अपना खाता हिसाब जो है वो ऐसा लुट पिट कर तो नहीं बैठ गया, वो अपना काम तो चला ही रहा है, तो करेक्टनेस तो आ जाती है। तो मगर हमें ये ऑप्शन इतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा, हम फोर्थ पे जाते हैं। किस संबंधित अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया इनफॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल एल्गोरिदम्स और उनका यूसेज, उसके बारे में करना चाहिए डिस्कशन, ताकि पता चले कि और भी स्ट्रेटेजी और भी तरीके हो सकते हैं किसी चीज को सॉल्व करने के या देखने। तो इसलिए इसका आंसर 4 है। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। अब एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अब देखिए ग्रुप जो होते हैं ना वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, भाई ये सॉल्यूशंस में हम साइंस में भी पढ़ते हैं। तो होमोजीनियस यानी होमो एक जैसा, सब बराबर है, बिल्कुल एक जैसा। हेट्रोजीनियस यानी विविधता है, अलग अलग है, डाइवर्सिटी है। तो टीचर को कैसे डील करनी चाहिए हेट्रोजीनियस ग्रुप को क्लास में, मैथ्स क्लासरूम के अंदर। पहला, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देना। भाई एबिलिटी ग्रुपिंग तो हमें करनी नहीं है, आजकल इंक्लूजन समावेशन का जमाना है। ऐसे एबिलिटी ग्रुपिंग इंटेलिजेंट बच्चे एक साथ, एक तो लिविंग भी नहीं करनी, तो ये चीज हमें नहीं करनी, तो 1 इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा, बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। हाँ, सेम क्लासरूम में आप सब बच्चों को पढ़ाओ, इकट्ठा मिलकर पढ़ाओ, ये ठीक है। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। अब डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों को, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, ये और भी अच्छा आंसर है।
सेकंड में देखिए एक कमी है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखने के अलावा अगर आप ऐसे ग्रुप कर दो कि जिसमें सब तरीके का एक मिक्स ग्रुप हो, सब तरीके के बच्चों, तो उससे ज़्यादा लर्निंग हो सकती है। तो सेकंड से और भी बेटर आंसर 3 मिल गया, तो हम 3 की तरफ चले गए। फोर्थ, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देखिए। अब टीचर जो है क्या करे कि जो कम क्षमता वाले बच्चे हैं उनको जो है क्वेश्चन दे दे, ठीक है, उस हिसाब से, और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनको होम टास्क दे देते। तो इस तरीके से जो कम क्षमता वाला है वो ज़्यादा क्षमता वाले से कैसे सीख पाएगा? दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं ना, जो इंक्लूजन की बात है। तो इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 है। द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप। भाई अब लर्निंग आउटकम यानी सीखने के प्रतिफल क्यों डेवलप किए जाते हैं? सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। सिर्फ बच्चों को गणना के लिए छोटे छोटे स्टेप बताना उसके लिए डेवलप किए जाते हैं? नहीं, उसके लिए तो नहीं डेवलप किए जाते। टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्विस। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। भाई ये भी इसका नहीं होता मेन कॉन्टेक्स्ट। सीखने के प्रतिफल का ये होता है कि आपने एक सिलेबस लिया, एक सिलेबस में आपने डिफरेंट यूनिट्स ली या थीम्स ली। अब उस थीम्स के अंदर जैसे कि आप यहाँ देखिए, आपने गणित में जो एनसीईआरटी ने सिलेबस बनाया उसने 6 थीम्स ली है। 6 थीम्स ली हैं, जैसे कि हो गई हमारी ज्योमेट्री, आप याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री। दूसरी है नंबर अंक, तीसरा है मनी पैसा, चौथा है मेजरमेंट मापन, पांचवा है डेटा हैंडलिंग और छठा है पैटर्न्स। अब इन 6 थीम्स को लेकर उसने क्या किया, उन्होंने क्लास पहली से लेकर 5वीं तक अपना जो सिलेबस है उसे डेवलप किया है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया है डेटा हैंडलिंग। पहली का बच्चा डेटा हैंडलिंग में लगभग 6 घंटे उसको डेटा हैंडलिंग के पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसमें बच्चा कलेक्ट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा और इंटरप्रेट करेगा सिंपल डाटा को, जैसे कि अपनी बाजुओं की लेंथ को नाप लेना, सर का जो है सरकमफ्रेंस नापना, यानी सर कितना लंबा है उसको नापना। और जब दूसरी में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा डाटा मापन के थ्रू, वो रिप्रेजेंट करेगा डाटा को हाइट का, कि मेरी क्लास में मेरी इतनी हाइट है, दूसरे मेरे साथी की इतनी हाइट है, और रिप्रेजेंट करेगा डेटा हैंडलिंग में डेटा सबके जन्मदिन को, मेरा जन्मदिन इस दिन आता है, मेरे दोस्त का इस दिन आता है, और इन्फ्रेंस करेगा डेटा को जहां जहां उसकी समझ बच्चे को समझ में आती है। अब तीसरी में इसी यूनिट में जो है वो विस्तार हो गया। विस्तार ये हो गया, बच्चा जो है वो डेटा को टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करने लग गया। ये 4 होती है और फिर 5 को दिखाने के लिए इन 4 को ऐसे काट दिया जाता है, ये शो करता है भाई 5, ठीक है, ये टेलीमार्क्स कहलाते हैं। कलेक्ट करेगा डेटा को और रिप्रेजेंट करेगा पिक्टोग्राफ्स में। पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं, पिक्चर से दिखाते हुए ग्राफ, ठीक है। और अप्रोप्रिएट स्केल और यूनिट सीखेगा, कंक्लूजन निकालेगा वो डेटा का टीचर के साथ डिस्कशन करके। और जब चौथी में इसी यूनिट का विस्तार करते हुए बच्चा आएगा तो वो रिप्रेजेंट करने लगेगा डाटा को बार ग्राफ्स में और इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने लगेगा, यानी उस पर आधारित वो बातें बताना लगेगा, ठीक है। और 5वीं में आते आते बच्चा जो है 2 डायमेंशन यानी द्विआयामी क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा किसी टेबल में, कि जैसे कि ये मेरी फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट बी है, इसमें बॉयज इतने हैं, इसमें गर्ल्स इतने हैं, और टोटल फिर यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो एक टेबल बनाने लग जाएगा 5वीं में आते आते। और जैसे प्रेजेंट इतने हैं, एब्सेंट इतने हैं, जो क्लास में नॉर्मली टीचर अपने ब्लैक बोर्ड के कोने में लिखती है ना, तो वो बच्चा भी करने लग जाएगा और बारग्राफ को, पिक्टोग्राफ को प्रेजेंट करने लग जाएगा। तो ये जो है ना, ये क्या क्या करने लगेगा, क्या क्या ये दिखाते हैं लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल। तो एक थीम को लेकर जिस तरीके से डेवलप किए गए हैं उससे पता चलता है कि बच्चा जो है इन 6 थीमों में किस किस क्लास में कितना क्या क्या उसका लर्निंग आउटकम रहेगा, बच्चा क्या क्या करना सीख जाएगा। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी का सिलेबस भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की साइट पे अवेलेबल है मैथ्स का, प्राइमरी और अपर प्राइमरी का जरूर देखिएगा, पढ़ के जाइएगा, कि उसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट थीम्स की बताई गई है कि कैसे कैसे थीम्स डेवलप होंगी और क्या क्या उनके लर्निंग आउटकम्स होंगे उन थीम से रिलेटेड। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो डिफाइन कर पाना क्लास वाइज कंपिटेंसी, जैसे मैंने आपको बताई कि क्लास वाइज, जैसे मैंने यहाँ पे तो मैथ्स का एग्जांपल लेके बताया, वो सब्जेक्ट वाइज भी दे रखी हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको मैथ्स की बताई, और क्लास वाइज तो है ही। और क्या स्किल्स वो अचीव करेगा बच्चा, तो वही लर्निंग आउटकम्स बताता है, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों द्वारा हासिल किए जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल में परिभाषित किया जाए। टू
टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशन, बच्चों को ईयर एंड एग्जामिनेशन के लिए तैयार करना, ये नहीं है, ये तो बहुत ही संकुचित सोच का संकुचित सोच नहीं, मतलब संकुचित दायरे का ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कर रहे हो, तो आप बच्चे की लर्निंग कंटिन्यूसली असेस कर रहे हो कि बच्चा एक टॉपिक को लेकर उसकी क्या क्या समझ डेवलप हो रही है। तो सिर्फ एंड में आप जो है समेटिव असेसमेंट के लिए ही पढ़ाओ और लर्निंग आउटकम उसके लिए डेवलप करो, वो नहीं है। ग्रेजुअल प्रोसेस है ये एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। 10th, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? कौन सी चीज जो है क्लास में ये हो रही है उसको आप एक्टिविटी का नाम लेंगे? पहला, टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि सम कैसे किया जाए, तो इसमें सिर्फ टीचर बोल रही है, तो सिर्फ टीचर एक्टिव है और बच्चे जो है वो पैसिव हैं, तो ये तो एक एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी वो है जिसमें दोनों एक्टिव हों। चिल्ड्रन रिसाइट कर रहे हैं काउंटिंग इन द फॉर्म ऑफ राइम्स, अब बच्चे गाए जा रहे हैं और जो है तो उसमें बच्चे एक्टिव हैं, टीचर एक्टिव नहीं है, और वो एक तरीके की गाना है, मतलब जिसे कहते हैं गा तो रहे हैं, क्या समझ के साथ गा रहे हैं, तो वो भी नहीं है। कॉपी कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड से काम, तो ये तो भाई एक मैकेनिकल काम है, सिर्फ टेपना, तो इसमें तो एक्टिविटी है ही नहीं, सिर्फ ये तो एक मैकेनिकल काम है कि बच्चा जो है वो कॉपी कर रहा है। बच्चे एंगेज हैं एक्सप्लोरेशन में, बिल्कुल सही, बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चा जो है अन्वेषण कर रहा है, बच्चा जो है शेप्स को, अलग अलग शेप्स को अपनी क्लास में देख रहा है, बच्चा जो है पैसे का बता रहा है कि मेरे पास 5 रुपये है, मेरी पेंसिल 5 रुपये की आई, तेरी 6 की आई, तेरी इस कंपनी की थी, तो तेरी मेरे से कितनी महंगी आई, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है नंबर्स को, नंबर के यूसेज को, तो वो एक एक्टिव क्लासरूम है। ठीक है। रिसाइट करना, गाना और काउंटिंग गाना, तो भाई वो एक धुन पकड़ने वाली बात होती है, बच्चा कई बार धुन में ही गाता रहता है, उसको ये भी नहीं पता होता स्टार्टिंग में कि एक 4 5 6 7 जा 8 जा, अब वो बस उस धुन में गा रहा है, वो उसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं आ रहा होता, तो इसलिए वो आंसर नहीं है। इसका आंसर है बच्चों का अन्वेषण में लगना, 4th ऑप्शन। बच्चों के बीच के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, अब हमें देखना है कि आपने काउंटिंग करनी है, उससे रिलेटेड आप पहले होते हैं भाई प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, यानी कि प्री नंबर कॉन्सेप्ट वो होते हैं कि गिनती सीखने से पहले बच्चे को ये आ जाना चाहिए, भाई बच्चे को कंजर्वेशन करना आ जाना चाहिए कि चीज़ें जो है वो कंजर्व होती हैं, बच्चे को और क्या क्या आ जाना चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए, काउंटिंग के प्रिंसिपल दिए थे कुछ, और ये आप देख सकते हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा, गेलमैन और गेलिस्टल। गेलमैन और गेलिस्टल ने 1978 में 5 बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी कि पहला, बच्चे को आना चाहिए 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसके अंदर आप कहेंगे कि बच्चा जो है 5 गेंद रखी है, तो हर गेंद को जब छूता है तो वो बोलता है ये 1 है, ये अगर ये एक तरीके से देखे तो इसको छूता है तो वो बोलता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ऐसा नहीं है कि वो बोल कहीं और रहा है और छू बाद में रहा है, साथ के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना वो कहलाता है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि ईच आइटम को लेबल करना उसके नंबर नेम के साथ। फिर इसके बाद आता है दूसरा, स्टेबल ऑर्डर, यानी कि ऑर्डिनैलिटी। भाई ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ऑर्डिनैलिटी, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, हम ऐसे नहीं बोलते 3 2 1, ऐसा नहीं है, एक ऑर्डर से है वो चीजें, यानी कि एक नंबर नेम जो है वो एक ऑर्डर से है, क्रमबद्ध से है, तो वो जो है आप उसको देखिए कि वो ऑर्डिनैलिटी कहलाती है। ऑब्जेक्ट्स टू बी काउंटेड आर ऑर्डर्ड इन द सेम सीक्वेंस। अगर ये 5 गेंद है और ये हमारे 5 स्टार हैं, तो उस ऑर्डर को आप 5 ही कहेंगे दोनों, क्योंकि क्या है, 5 है। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी जो है, जो लास्ट नंबर नेम है वो दिखाता है कि कितनी क्या है। अब ये जो है इसको अगर आप ऑर्डिनैलिटी में देखेंगे, ऑर्डिनैलिटी, अगर आप कहोगे बच्चे 5वीं गेंद पे जो है गोला लगाइए, तो बच्चा इसमें गोला लगा देता है, तो ये कहलाता है ऑर्डिनैलिटी। और जब बच्चे से पूछा जाता है कुल कितनी है और वो कहता है 5 है, तो ये कहलाता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी यानी वो बताता है कि लास्ट नंबर बता रहा है कि कुल मिलाकर कितनी है। ठीक है, वो है कार्डिनैलिटी। ठीक है, जैसे कि आप ऑर्डर में, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने अपनी क्लास में
बच्चे हैं और उनको आपने कह दिया कि हाइट जो है बढ़ते क्रम में हाइट में लगाओ, सबसे पहले छोटी हाइट का फिर बड़ी हाइट का, आपने बच्चे लगा दिए, तो वो किस चीज में लगाए हैं? वो आपने लगाए हैं एक ऑर्डर में। और कार्डिनैलिटी ये होगी कि आप बताओगे, जैसे आप बताओगे एंड में जो बच्चा है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कुल क्लास में कितने बच्चे थे, तो वो कहलाता है हमारा कार्डिनैलिटी। ठीक है, अब आ गया हमारा चौथा नंबर, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तता। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी काइंड कैन बी काउंटेड। अब एब्स्ट्रैक्ट जो है ये है कि आप 5 भैंस के बारे में सोच के भी बताओगे कि वो 5 हैं, तो मतलब वो चीजें जो हैं वो दिख भी नहीं रही, तो उनके बारे में भी आप काउंट कर सकते हो चाहे वो सामने प्रेजेंट ना हो। ठीक है, इसके बाद आता है आ गया ऑर्डर इररेलेवेंस। ऑब्जेक्ट को हम कैसे भी काउंट करें इन एनी ऑर्डर प्रोवाइडेड दैट ऑर्डिनैलिटी एंड 1 to 1 एडर टू काउंटिंग। अब जो है कि ऑर्डर का इररेलेवेंस है। अब आप जैसे देखिए कि ये हमने 5 गेंदे जो है ना, अगर हमने यहाँ से शुरू करके यहाँ से लेफ्ट से राइट काउंट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर जो है मैं पीछे से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 तो हमारा सेम ही काउंटिंग आई ना। तो ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में बशर्ते उसकी ऑर्डिनैलिटी यानी कि जिस ऑर्डर में है वो माना जाए। जैसे कि आप क्लास में आप जो है आपने लाइन में जैसे बच्चे लगाए थे और आप लास्ट बच्चे की बजाय लास्ट बच्चे को पहला मान ले और जो पहले वाले को है उसको एंड का मान ले, तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने हैं। तो वो ऑर्डर इररेलेवेंट हो गया ना उसके अंदर। और साथ के साथ जो है 1 to 1 एडरेंस रखनी मगर बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये इसको 1 बोले इसको 2 बोले और फिर यहीं पे 3 बोलने लग जाएं। आपको एक चीज को जिसको आप छू रहे हैं उसके साथ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ काउंटिंग के प्रिंसिपल्स दिए थे गेलमैन और गैलिसल ने, देख के रखिएगा। पहला 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, चीज के साथ एक चीज के साथ एक चीज। दूसरा स्टेबल ऑर्डर ऑर्डिनैलिटी यानी कि जैसे ऑर्डर में है। ठीक है, तीसरा जो है कॉर्डिनैलिटी यानी कि जो एंड की चीज है वो बताती है कुल कितनी, ये 5 हैं और जो उसको बताएगी ये 5वीं गेंद है वो ऑर्डर हो जाएगा और ये 5 है ये कार्डिनैलिटी हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तता, वो आपको पता ही है कि आप जो है ये इस सिंबल से आप बता देंगे कि 5 बॉल 5 सितारे 5 बेड कुछ भी हो सकता है। और ऑर्डर इररेलेवेंट है बशर्ते आप 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो और बशर्ते आप ऑर्डर को मेंटेन करके चल रहे हो। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा प्री नंबर कॉन्सेप्ट के लिए क्या जरूरी नहीं है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो हमने देखा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम जब काउंट कर रहे हैं तो एक चीज को छूते हुए तभी हम उसका नाम बोले तभी उस बच्चे को अच्छी तरह काउंटिंग आएगी। तो ये आंसर नहीं हो सकता। सीरेशन यानी क्रमबद्धता में लगाना, यानी कि छोटे से बड़े की ओर लगाना, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर बच्चे को जो है बहुत सारी स्टिक्स दे देते हैं ऐसे इस तरीके से और उसको आप कहते हैं कि अब आप बताओ कि ये कुल कितनी है, और तो बच्चा क्या करेगा, पहले इनको ऑर्डर में लगाएगा इस तरीके से और उसके बाद काउंट करेगा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस 1 2 3 4 और फिर वो बोलेगा ये 4 है। तो सीरेशन है क्रम में लगाना। ठीक है, ये भी जरूरी है। रिसाइड करना नंबर रेम्स रेंडमली वो कहने लग जाए 1 10 9 8 तो उससे क्या काउंटिंग आएगी? नहीं, एक ऑर्डर में करनी बहुत जरूरी है, रैंडम नहीं होना चाहिए। तो यही इसका आंसर है। क्रिएट करना ग्रुप्स, हाँ बच्चा ग्रुप्स को क्रिएट करे कि ये जो है ये हमारी 3 है और ये हमारे 3 स्टार हैं तो तीनों ही बराबर हैं। तो बच्चा जो है इस तरीके से ग्रुप्स बनाए और उससे जो है इक्विवेलेंस को भी समझे। जैसे कि बच्चा जो है ग्रुप इक्विवेलेंस को समझे, जैसे कि एक चौड़े गिलास में आपने 5 बोतल के ढक्कन डाले और एक पसरे हुए गिलास में डाले, तो बच्चे को ये ना हो कि ये चौड़े में डाले लंबे में डाले, ढक्कन तो सेम ही डाले हैं ना। इक्विवेलेंस और ग्रुप्स बच्चे के अंदर डेवलप हो, वो प्री नंबर कॉन्सेप्ट में भी एक नेसेसरी जरूरी बात है। तो ये तो सही है ग्रुप्स क्रिएट करना, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, मतलब ऐसे ही रैंडमली पढ़ना, कुछ भी पढ़ देना, तो वो जो है वो मदद नहीं करेगा काउंटिंग सीखने में। एक बच्चे से यह पूछने की क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दे दिया। भैया उसने फॉर्मूला बता दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बच्चे की क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो भाई बच्चे को जानकारी नहीं है तो वो फॉर्मूला कैसे बोल रहा है? कम से कम फॉर्मूले वाली जानकारी तो है, तो इसलिए ये आंसर तो नहीं हो सकता। बच्चा जो है किसी भी बंद आकृति के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में दे रहा है। अब भाई हमने पूछा था एरिया, अब एरिया यानी क्षेत्रफल। अब बच्चे के दिमाग में एक प्रोटोटाइप बन गया है, एक
मतलब बेस्ट एग्जाम्पल होता है ना किसी चीज का, तो उसने वो बना लिए बेस्ट एग्जाम्पल अपने लिए रेक्टेंगल, और उसी से वो किसी भी क्लोज शेप फिगर के बारे में बोल रहा है कि वो रेक्टेंगल है और उसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि बच्चे जो है वो उसको क्योंकि बच्चा जो है वो रेक्टेंगल के एरिया को जनरल आइडिया की तरह यूज कर रहा है और किसी भी क्लोज शेप फिगर के क्षेत्रफल के लिए उसको बोल रहा है। तीसरा, बच्चा सही है बोलने के लिए कि एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। गलत है भाई, एरिया सिंपल पूछा है कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से बच्चे को ये समझ देनी चाहिए थी अगर कि जो उसका मतलब किसी भी बंद आकृति, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, कोई भी बंद आकृति हो जिससे वो पूरा भर जाए। जैसे कि अगर बच्चा कहे कि ये केक है, अगर हम इसको पूरा भर देते हैं तो ये कहलाता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और एरिया ये होता है तो ये समझाना जरूरी है। तो बच्चा सही नहीं बोल रहा है कि एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। प्रॉपर तो ये है, तो ये आंसर भी नहीं है। बच्चा कंफ्यूज है एरिया और पेरीमीटर में। बच्चा एरिया और पेरीमीटर में कंफ्यूज नहीं है। पेरीमीटर होती है यानी उसकी बाहर की परिधि। बच्चे को पता है कि क्षेत्रफल जो है वो लंबाई इंटू चौड़ाई है, मगर वो लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो रेक्टेंगल का है, तो वो उसकी समझ की बताना कि भाई ये रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला काम करेगा। और भी बहुत सारी क्लोज फिगर होती हैं, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, तो उनके क्षेत्रफल अलग अलग होते हैं। और क्षेत्रफल की अंडरस्टैंडिंग कि किसी चीज को पूरी तरीके से ढक लेना और उसके अंदर की जितनी भी चीज है उसके बारे में कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो 2D में, तो वो जो है वो एरिया है, वो समझ विकसित करनी है। तो इसलिए 4 भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है 2। बच्चे की किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग करना। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैथ्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न। गणित सीखने के लिए कठिन विषय। गलत है। गणित जो है वो तो बहुत ही एक आसान सब्जेक्ट है, एक उसकी प्रिसाइज लैंग्वेज है, और जब समझ में आने लग जाती है तो बहुत आसानी से होता है, और गणित को तो हम यूज भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हाँ, बस ये है कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो इतना मतलब फ्लावरी नहीं है लैंग्वेज की तरह है कि आप जो है वो श्रृंगार रस से लिख रहे हो। उसकी अपनी भाषा है, अपने सूत्र हैं, अपने सिंबल है, और बहुत ही छोटे चीजों से, जैसे कि आप जो है 2 hens and 2 animals were going and they were eating grass and और how many were there, और आपने सीधा सा यहाँ पे लिख दिया 2 + 2 = 4। तो कितनी आपने बड़ी सी भाषा को छोटे में लिख दिया। इसी से तो हमारा मदद होती है। आप देखिए सीए जो है वो अकाउंट जो मेंटेन करते हैं, अगर वो पूरी पूरी कहानी लिखने लग जाए तो क्या वो बही खाते मेंटेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो गणित जो है वो मदद करता है अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करने का, प्रिसाइजनेस लाता है, और सोच को भी जो होता है वो काफी पिन पॉइंटेड फोकस और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करता है। ठीक है, जनरली गर्ल्स जो हैं वो वीक होती हैं मैथ्स में, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे जेंडर वाइज वाली बातें नहीं है। गणित में जितने लड़के सक्षम हैं उतनी ही लड़कियां सक्षम हैं। एवरीबडी कैन लर्न मैथ्स, बिल्कुल सही, हर कोई गणित सीख सकता है। हाँ, बस ये है कि गणित को मजे से सीखो, गणित को जीवन में कहाँ का प्रयोग हो रहा है उससे रिलेट करके देखो, तो वो जो लर्निंग होगी वो हमेशा मीनिंगफुल होगी और ज्यादा देर तक याद रहेगी, और आपको अनकॉन्शियसली ही आप उसमें आप कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएंगे। मैथ्स सिर्फ याद किया जा सकता है रिगरस प्रैक्टिस द्वारा। भाई ये तो बिहेवियरिस्टिक बात है, यानी व्यवहारवादी बात, कि सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, सवाल करते रहो तो आपको आने लग जाएंगे। भाई सवाल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है, और इस पे आज की डेट में जो हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है वो इसी पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट को रटवाना नहीं है, उसको समझाना है। समझ गया तो लंबे टाइम तक उसे याद रहेगा, उसके LTM में चला गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। रटवाओगे, जब तक करेगा वो उसे याद रहेगा, फिर भूल जाएगा, क्योंकि वो तो एक मैकेनिकल काम है। इस क्वेश्चन का आंसर है 3। टीच करनी है पाइथागोरस थ्योरम। एक टीचर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स को, और क्या करती है, बच्चे को कहती है कि रिलेशनशिप जो है बताओ कि इनकी साइड का और क्या है। अब भाई 4 राइट एंगल ट्राइंगल उसने बांट दिए, एक ये बांट दिया, एक 2 अलग अलग शेप के बांटे होंगे, एक 3 और एक ये 4। बच्चे से कहा क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, स्केल लेके नापेगा इस लेंथ को, इस लेंथ को और इस लेंथ को। जैसे ये हो गया 3 4 5, ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो सबको नापेगा और वो देखेगा कि मैं जो है हाइट का स्क्वायर कर रहा हूँ
और मैं बेस का स्क्वायर कर रहा हूँ तो वो बराबर आ रहा है मेरा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में। तो इस तरीके से क्या किया, उसने खुद फॉर्मूले का कंस्ट्रक्शन किया जो कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये विधि कहलाती है भाई आगमन विधि, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ एक कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो। बहुत सारे टीचर ने एग्जाम्पल दिए, मतलब ये मटेरियल दिया जिससे बच्चे ने खुद सूत्र का निर्माण किया। तो ये कहलाती है हमारी आगमन विधि। डिडक्टिव मेथड में तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हो और उसके बाद एग्जाम्पल करते हो, जैसे कि अपर प्राइमरी लेवल पे थ्योरम देती है और फिर आप जो है उस पर बेस क्वेश्चन करते जा रहे हो। टीचर ने सीधा a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दे दी और बच्चा जो है उस पर आधारित फिर जो है उसको क्वेश्चन दे दिया कि 3+2 का होल स्क्वायर निकालो, तो वो होगा डिडक्टिव। वो तो नहीं है इसमें। लेक्चर मेथड सिर्फ व्याख्यान दे देना, बता देना, जैसे कि कॉलेज में कॉलेज लेक्चरार बोले जाते हैं ना, देखिए वो लेक्चरार क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि वो जो है सिर्फ बोलते हुए जो है वो बच्चों को जो हायर लेवल स्टडीज कर रहे हैं तो उनको वो लेक्चर देते हैं, यानी कि बता देते हैं कि इस टॉपिक में ये है, हम ये पढ़ रहे हैं और कोई गतिविधि नहीं हो रही ना उसमें, तो इसलिए वो लेक्चर मेथड है। लेबोरेटरी मेथड भाई एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, बच्चा जो है कोई वो साइंस में की लैब में थोड़ी क्वेश्चन में एग्जाम्पल में कर रहा है, तो लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है इंडक्टिव मेथड आगमन विधि। Which one of the following statement is not true about concept maps? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। अब भाई कॉन्सेप्ट मैप होते क्या है? कॉन्सेप्ट मैप होते हैं ना वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है इंफॉर्मेशन की, यानी आप क्या करते हैं, कोई चीज किस चीज से कितनी जुड़ी हुई है, उनके आपस में क्या संबंध है, उस चीज को दर्शाने के लिए आप कॉन्सेप्ट मैप का यूज करते हैं और ये बहुत ही मदद करते हैं आपकी थिंकिंग को, काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि आप जो है एक ही एरिया पे आप देख पाएंगे कि ये टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड है और इसके जो नीचे वाले टॉपिक है उनका आपस में क्या संबंध है। तो एक पिक्चर से जो है आप सारे टॉपिक्स की रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब तैयारी भी कर रहे हो ना किसी की, जैसे आपने इंटेलिजेंस है एक टॉपिक मान लीजिए साइकोलॉजी का, और आपने इंटेलिजेंस की थियरीज लिख ली एक तरफ, इंटेलिजेंस के टेस्ट लिख दिए कि ये ग्रुप टेस्ट है और ये इंडिविजुअल टेस्ट है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, उनके नाम लिख दिए, इंटेलिजेंस थियरीज के नाम लिख दिए कि 1D 2D 3D की एक एलिमेंट होता है, 2 एलिमेंट होते हैं तो उनके नाम लिख दिए। इंटेलिजेंस के एक तरफ आपने लिख दिया कि क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कुछ थियरीज की जो उन्होंने अच्छी बताई है वो लिख दी। तो एक कॉन्सेप्ट मैप के तहत आपने पूरा इंटेलिजेंस का चैप्टर कवर कर लिया और आपने खुद बनाया, और ये आपको एक पेज पे आप पूरी तरीके से आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, विजुअली आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैप बनाना बहुत अच्छा तरीका है आपके खुद की कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है अब हमें इनमें बतानी है कि संकल्पना मानचित्र के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला, कॉन्सेप्ट मैप रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स और लिंक्स कनेक्टिंग देम। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस वाले एग्जाम्पल में वैसे कर सकते हैं। आप देखिए एक मैथ्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैथ्स के एग्जाम्पल में आप देखिए कि ये है एक हमारा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हमारी एक आकृति 4 साइड्स वाली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारी एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, काइट, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारी चारों साइड्स बराबर हो जाती है तो वो बन जाता है एक रोम्बस। अब चारों साइड्स बराबर हो गई और उसके बाद चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो वो बन गया स्क्वायर। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में अगर हमारा जो हमारी एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल हो जाएंगी तो वो बन जाएगा ट्रपेजियम। ट्रपेजियम जो है वो यूके में कहा जाता है और ट्रपेजियम को भी हम ट्रपेजॉइड कहते हैं अमेरिका में, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एक पेयर पैरेलल था, अगर हमारे एक पेयर पैरेलल हो और दूसरा पेयर बराबर हो तो वो कहलाने लगेगा आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। आइसोसेलेस यानी कि एक पेयर जो है वो बराबर है। अगर हमारे चारों पेयर जो हैं वो पैरेलल हो एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज। अब चारों साइड्स पैरेलल हो और चारों एंगल 90 डिग्री के हों। अब चारों साइड्स पैरेलल तो हैं मगर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लाल से जो दर्शा रहा है वो दिखा रहा है कि ये अपोजिट साइड इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो वो रेक्टेंगल है। अब ये चारों साइड जो है अगर वो इक्वल हो जाती हैं और एंगल भी 90 डिग्री के रहते हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर। तो देखिए एक इस पिक्चर के तहत हमने जो है ज्योमेट्री के
क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ लिया, कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, काइट की, पैरेललोग्राम की, उनके क्या क्या एंगल वाली बातें होती हैं, सब रिवाइज कर लिया ना एक ही चित्र से। तो ये क्या है, ये गणित का कॉन्सेप्ट मैप है जो कि हमें क्वाड्रिलेटर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। कॉन्सेप्ट मैप जो है शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, नहीं भाई बच्चों को भी हमें डेवलप करवाने हैं, उनको भी समझवाने हैं और वो भी अपनी लर्निंग में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये तो फैसिलिटेट कर रहा है ना, ये तो अधिगम में मदद कर रहा है। तो सिर्फ टीचर करती रहेगी ऐसे थोड़ी होगा। कॉन्सेप्ट मैप जो है वो हायरार्किकल होते हैं नेचर में, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित हैं। अभी जैसे हमने देखा कि क्वाड्रिलेटर वाला हमने किया कि वो उसके नीचे वाला क्या है और उसके क्या क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है और कैसे संबंधित है और कैसे कैसे प्रॉपर्टी अलग होते हुए आप कैसे कॉन्सेप्ट रिफाइन होता चला जा रहा है। तो ये हायरार्किकल है नेचर में। कॉन्सेप्ट मैप जो होता है वो लिंक करता है प्रायर नॉलेज को नई नॉलेज के साथ। बिल्कुल सही है, आपके प्रीवियस नॉलेज है, यानी कि जैसे कि आपने इंटेलिजेंस की थ्योरी देखी, आपने सारी डायमेंशन देखी और उसके बाद आपने नई नॉलेज आई, गिलफर्ड का मॉडल आया, तो वो भी आपने उसके अंदर दिखाने लग गए। तो वो एक कॉन्सेप्ट मैप है। तो प्रायर नॉलेज को नई नॉलेज से आप लिंक कर रहे हैं और साथ में जब आप इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी उनका संबंध बनाने लग जाएंगे, दो उस कॉन्सेप्ट के बीच में बनाने लग जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट मैप और भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो जाएगा और आपकी लर्निंग जो है वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैंने इंटेलिजेंस पढ़ लिया, सिर्फ मैंने क्रिएटिविटी पढ़ ली, मगर वो आपस में इंटीग्रेटेड हो जाएगी और अच्छी तरह इंटीग्रेटेड होगी ना, तो बॉन्ड्स जो होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो गुथल मुथल हो जाएंगे, वो और सुधर जाएंगे और आप अच्छी तरह संबंध बना पाएंगे। ये चीज इस चीज से ऐसे जुड़ी हुई है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बहुत बढ़िया होती है और ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो 4 भी सही है। तो इस कॉन्सेप्ट मैप के बारे में जो गलत बात है वो ये है कि शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी इसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। इस एग्जाम की आंसर की है आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड मैं वीडियोस और लाती रहूँगी आपके लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं पढ़ाई की बात या फिर पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज में। और कोई टॉपिक आप मुझसे समझना चाहते हैं या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।